हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मंजेश सिंह और आज आपको मैं आरसीसी पढ़ाऊंगा और आरसीसी में WSM मेथड से सिंपली सपोर्टेड बीम का डिज़ाइन बताऊंगा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिंपली सपोर्टेड बीम का डिज़ाइन LSM मेथड से बताया हुआ है, लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको WSM यानी वर्किंग स्टेट मेथड से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से बताऊंगा आपको मैं। तो आज का टॉपिक क्या है? डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। ये सिंगली बीम है। ठीक है, तो इसके जो है डिजाइन के स्टेप हमें याद करने पड़ेंगे। जो भी मैं आपको डिजाइन के स्टेप्स बताऊंगा वही आपको अच्छे तरीके से याद करना है, और जब तक आप स्टेप नहीं याद करेंगे तब तक आप बीम का डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। डिज़ाइन का मतलब यही होता है कि 1 बाय 1 जो जितने भी उसकी स्टेप्स हैं उन स्टेप को फॉलो करते हुए हमें बीम का डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा? स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम निकालेंगे इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ को स्मॉल एल से शो करते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि डिजाइन के क्वेश्चन में आपको क्या क्या वैल्यू दिया जाएगा, वहां पर लेंथ दिया जाएगा, यानी कि क्लियर लेंथ दिया जाएगा आपको, और दूसरा उस पर सुपर इम्पोज लोड कितना लगा हुआ है, लोड दिया जाएगा। बस यही दो वैल्यू दिया जाएगा आपको, और मे बी ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील दे दिया जाए। दे देता है ग्रेड तो ठीक है, नहीं तो हम अपने से कुछ न कुछ वहाँ पे ग्रेड एज्यूम कर लेंगे। लेकिन मेन दो वैल्यू है, वहाँ आपको लेंथ दिया जाएगा और दूसरा लोड दिया जाएगा। लोड में भी केवल सुपर इम्पोज्ड या लाइव लोड ऑन बीम। तो इफेक्टिव लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एल का मतलब होता है क्लियर स्पान या क्लियर लेंथ प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, L प्लस डी, या इसका दूसरा फॉर्मूला होता है L प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट। L प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट को आप ये भी कह सकते हैं कि L प्लस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बोथ मिड सपोर्ट, यानी दोनों सपोर्ट के बीच का, उसके मिड से सेंटर टू सेंटर हम डिस्टेंस ले लेंगे, उसी को बोलते हैं विड्थ ऑफ सपोर्ट। कैसे होगा? क्योंकि आधा विड्थ ऑफ सपोर्ट वन साइड लेंगे और आधा विड्थ ऑफ सपोर्ट सेकेंड साइड लेंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे तो एक विड्थ ऑफ सपोर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इन दोनों में जो सबसे कम वैल्यू होगा वो वैल्यू आप लेकर के चलेंगे इफेक्टिव लेंथ। तो ये हो जाएगा विच एवर इज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, विच ईयर ऑफ मिनिमम वैल्यू आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब जब स्मॉल एल आपने निकाल लिया, अब देखिए क्वेश्चन में कई बार क्या होता है ना कि स्मॉल डी का वैल्यू तो आपको मालूम नहीं होगा, स्मॉल डी आपको मालूम नहीं होगा, तो पहले हमें डेप्थ निकालना चाहिए। पहले हमें डेप्थ निकालना चाहिए। तो अगर आप पहले डेप्थ निकालते हैं ना, तो फिर जब इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे तो हमेशा जो वैल्यू कम होता है ना, वो इसी का वैल्यू कम आता है, तो L प्लस डी का यूज नहीं होता। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में पहला स्टेप आप जो है इफेक्टिव लेंथ का निकाल सकते हैं। ये स्लैब के क्वेश्चन में ऐसा होता है कि पहला स्टेप हमारा होता है टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा L प्लस डी ज़्यादा ही होगा, ये कम होगा। डी ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि डेप्थ ऑफ बीम कंपेयर टू विड्थ ऑफ सपोर्ट के ज़्यादा होता है। अब क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला है, हमें स्टेप याद करना है, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया L प्लस डी या L प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट विच एवर ऑफ मिनिमम वैल्यू, उसे हम ले लेंगे। ठीक है,
सेकंड आपका हो जाएगा विड्थ ऑफ बीम। विड्थ ऑफ बीम से पहले हम लोग निकाल लेंगे डेप्थ ऑफ बीम। तो डेप्थ ऑफ बीम और इफेक्टिव लेंथ ये दोनों आगे पीछे हो सकता है आपका। अब डेप्थ ऑफ बीम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पान बाई 5 टू स्पान बाई 10, या स्पान बाई 10 टू स्पान बाई 15, या स्पान बाई 15 टू स्पान बाई 20। ये तीन टाइप का मैंने आपको बताया। ये कब यूज करते हैं, जब बीम पर हैवी लोड होगा या लाइट लोड होगा, यानी बहुत ही लो लोड होगा, और या तो मीडियम लोड होगा, तब ये हम यूज करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो मैं तीनों का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, स्पान, स्पान का मतलब होता है लेंथ, बीम का लेंथ, स्पान बाई 5 से लेके स्पान बाई 10 तक। ठीक है, यहाँ स्पान शब्द यूज कर सकते हो या लेंथ यूज कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तब हम यूज करते हैं जब हैवी लोड लगा हो, हैवी लोडेड के लिए है। और स्पान बाई 10 टू स्पान बाई 15 ये होता है मीडियम लोड के लिए। स्पान बाई 15 से लेके स्पान बाई 20 तक जो होता है ये होता है लाइट लोड के लिए। तो देखिए मैंने तीनों इसलिए बताया क्योंकि कंपटीशन एग्जामों में अक्सर क्वेश्चन में पूछ लेता है। अगर वहाँ पे किसी भी टाइप का लोड नहीं बोलता है तो आप हमेशा वहाँ जो ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, स्पान बाई 5 टू स्पान बाई 20, स्पान बाई 5 से लेके स्पान बाई 20 तक लेके चलेंगे। या तो वहाँ पर अलग अलग नाम दे देता है कि हैवी लोड है, कि मीडियम लोड है, या लाइट लोड है। अगर तीनों लोड का नाम ले लेता है तो उसका रेंज हमें मालूम होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अब यहाँ पर मैंने स्पान लिखा हुआ है तो स्पान का मतलब होता है इफेक्टिव स्पान भी हो सकता है, क्लियर स्पान भी हो सकता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर कोई भी स्पान आप ले सकते हैं, चाहे इफेक्टिव स्पान लीजिए और चाहे क्लियर स्पान लीजिए। क्यों? क्योंकि क्लियर स्पान और इफेक्टिव स्पान में उतना डिफरेंट नहीं है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। अगर यहाँ पर देखा जाए स्पान बाई 5 से लेकर स्पान बाई 10 कितने का हम यहाँ पर रेंज लिए हुए हैं, काफ़ी रेंज है इन दोनों में। जब इतना हम रेंज ले सकते हैं यहाँ पर तो स्मॉल एल और कैपिटल एल भी तो ले सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा रेंज नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे केवल स्पान लिखा है, ना तो स्मॉल एल लिखा है ना ही कैपिटल एल लिखा है। लेकिन अगर आप डिज़ाइन करते हैं और पहले आपने इफेक्टिव लेंथ निकाल लिया है तो आप हमेशा इफेक्टिव लेंथ लेंगे, इफेक्टिव लेंथ लेंगे तो सही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कैपिटल एल लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, यहाँ पर आप स्मॉल एल ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डी की वैल्यू कंप्लीट हो गई। अब ये डिजाइन के क्वेश्चन में ये नहीं बताता कि कौन सा लोड लगा हुआ है, हैवी लोड है, मीडियम या लाइट। तो हमेशा अगर हम अपने से डिजाइन करते हैं ना तो हैवी लोड मान के सॉल्व करते हैं। तो आपको याद क्या रखना है डिजाइन करते समय, स्पान बाई 5 से लेके स्पान बाई 10 यही लेके चलेंगे। ये दोनों मैं केवल जानकारी के लिए आपको बता दिया हुआ हूँ, लेकिन जब भी हम डिजाइन करते हैं तो हैवी लोडेड मान करके बीम को इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यही याद रखेंगे, स्पान बाई 5 से लेके स्पान बाई 10, और इसी का डिजाइन करते समय यूज भी करेंगे आप। ठीक है, तो आपको ये डी का वैल्यू यहाँ से मालूम हो गया। जब डी का वैल्यू मालूम हो गया तो आप इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेंगे यहाँ से, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम स्मॉल डी। इसका फॉर्मूला क्या है, जब इफेक्टिव डेप्थ निकालना होता है तो कैपिटल डी में से इफेक्टिव कवर माइनस कर देंगे, कैपिटल डी में से इफेक्टिव कवर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे आप। ठीक है, इफेक्टिव कवर कितना लेंगे वो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी में सॉल्व करते हैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको रटना नहीं है क्या इफेक्टिव कवर लेके चलना है। आप 40 mm तक ले लीजिएगा,
40 mm तक आप जो है इफेक्टिव कवर ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। नंबर 3, विड्थ ऑफ बीम। वैसे इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है आपको इफेक्टिव कवर निकालने का बीम में कि 25 mm या डाया ऑफ मेन बार, इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो लेके चलते हैं। ये तो हो गया बॉटम और टॉप कवर हो गया। अगर एंड की बात करें हम तो वहाँ पर 25 mm या 2 इंटू डाया ऑफ मेन बार, इन दोनों में जो मैक्सिमम होता है वो लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर एंड कवर नहीं है, ये आपका बॉटम कवर है यहाँ पे। तो बॉटम कवर में 25 mm या डाया ऑफ मेन बार, तो हमेशा 25 mm ज़्यादा है, क्योंकि जनरली हम जो है बीम में 16 mm यही सब ज़्यादा यूज करते हैं। तो 25 mm ज़्यादा आ रहा है आपका, तो वो कवर है केवल। 25 mm क्या है आपका? कवर। यह इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर का फॉर्मूला होता है कवर प्लस डाया ऑफ मेन बार बाई 2। इफेक्टिव कवर कैसे निकालते हैं? कवर प्लस डाया ऑफ मेन बार बाई 2, यानी कवर में जो डाया है मेन बार का उसका हाफ प्लस कर देते हैं। तो मान लीजिए हमने 25 mm ले लिया यहाँ पे कवर, ठीक है, फॉर्मूला भी है 25 mm प्लस मान लो 16 mm का डाया यूज किया, तो 16 का हाफ 8 होता है, तो 25 8 कितना होता है? 33 होता है, 33 होता है। तो डाया मेन बार और भी ज़्यादा तो हो सकता है, तो लगभग हमने अप्रॉक्स जो है 40 mm ले लेंगे वहाँ पे। विड्थ ऑफ बीम कैसे निकालेंगे? स्मॉल बी का फॉर्मूला है d/2 से लेके d/3 के बीच हम ले लेंगे। कैपिटल D यहाँ पे लेके चलेंगे हम। तो इस प्रकार आपको एल बी और डी तीनों वैल्यू पता चल गया। जब एल बी और डी तीनों वैल्यू पता हो गया तो अब हम निकालेंगे सेल्फ लोड ऑफ बीम, ठीक है। नंबर 4 क्या निकालेंगे? सेल्फ वेट। मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ लोड का। लोड में 2 टाइप का लोड होता है, एक होता है सुपर इम्पोज्ड लोड और दूसरा आपका होता है सेल्फ वेट। तो सुपर इम्पोज्ड लोड आपको क्वेश्चन में दिया होगा, नंबर ए पॉइंट सुपर इम्पोज्ड लोड आपको क्वेश्चन में दिया होगा। मान लीजिए क्या है आपका, ये W1 दिया गया है। यूनिट आप देख लेंगे न्यूटन पर मीटर में वैसे हमेशा दिया जाता है, यूडीएल में ही दिया जाता है, और नहीं दिया जाता है तो आप कैसे करेंगे वो मैं भी आपको बता रहा हूं। नंबर बी आप निकाल लेंगे सेल्फ वेट। सेल्फ वेट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 इंटू बी इंटू कैपिटल डी इंटू 25,000 न्यूटन पर मीटर। सेल्फ वेट का जो हमेशा यूनिट क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर आएगा। ये हमेशा यूडीएल में आएगा। यूडीएल में क्यों आएगा? क्योंकि मैंने लेंथ को 1 मीटर मान लिया, तो पर मीटर मैंने वेट निकाला, इसलिए क्या होगा? ये न्यूटन पर मीटर में आएगा। अगर आपका सुपर इम्पोज्ड न्यूटन पर मीटर में दिया गया है और ये हमारा न्यूटन पर मीटर में ही आएगा, दोनों का यूनिट सेम है, तब हम दोनों लोड को प्लस कर लेंगे। यानी अब हम निकालेंगे यहाँ पे टोटल लोड W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक है। अगर दोनों का सेम यूनिट होगा तभी हम निकालेंगे, तभी प्लस करेंगे, अदरवाइज प्लस नहीं करेंगे। उसका भी मैं बता देता हूं क्या करेंगे आप। फिर आप निकाल लेंगे बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। ये 5th नंबर आपका हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू WL² बाई 8। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला जो मैंने लगाया हुआ है ये यूडीएल के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। अगर दोनों आपका, ये तो यूडीएल में रहेगा ही, अगर ये यूडीएल में दिया गया है तो W1 प्लस W2 कर देंगे और यहाँ पर यूडीएल का फॉर्मूला लगा देंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए। अगर अब मैं आपको कह रहा था कि अगर मान लो ये न्यूटन में देगा तब आप क्या करेंगे? तब हम दोनों को प्लस नहीं करेंगे, तब हम इसका मूवमेंट अलग से निकालेंगे और इसका मूवमेंट अलग से निकालेंगे, उसके बाद m1 प्लस m2 कर देंगे, दोनों का मूवमेंट प्लस कर देंगे। इस प्रकार से देखिए, पहले m1 निकालेंगे। m1 क्या हो जाएगा? W1 लोड के लिए है, ये न्यूटन में अगर दिया गया है तो फॉर्मूला हम लगाएंगे WL/4, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और यूडीएल के लिए, सेल्फ वेट के लिए, सेल्फ वेट तो आपका हमेशा यूडीएल में रहेगा,
तो इसको लगाएंगे WL²/8। यहाँ W1 लेके चलेंगे, यहाँ W2 लेके चलेंगे, यानी W1 लोड के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे और W2 के लिए ये यूज करेंगे। कब? जब ये न्यूटन में दिया होगा और जब ये न्यूटन पर मीटर में दिया होगा तब। तो लास्ट में हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे M = M1 + M2। फाइनली हमें बेंडिंग मोमेंट M निकालना है, तो इस चीज़ को आप देख लेंगे हमेशा। दोनों का यूनिट विशेष ध्यान देंगे आप। अगर आपका ये न्यूटन में आएगा तब आप M1 निकालेंगे इस फॉर्मूले से, और ये हमेशा न्यूटन पर मीटर में रहेगा तो M2 निकालेंगे W2L²/8 से। टोटल बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे M1 + M2 से। ठीक है, तो ये कभी कभी ऐसा हो सकता है और नहीं तो ज़्यादातर जो है जनरली हमेशा इसी में देता है। सुपर इम्पोज्ड भी आपका यूडियल में देता है। तो ये मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया, तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब बेंडिंग मोमेंट हो गया, अब हम निकालेंगे न्यूट्रल एक्सिस और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये दोनों चीज़ हमने निकालना है। अब नंबर 6 स्टेप आपका क्या हो जाएगा? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे अब हम, और इसका फॉर्मूला होता है x = m∑CBD/m∑CB + σ_st। आपको ध्यान ये देना है यहाँ पर कि आप m का वैल्यू σCB σ_st का वैल्यू रखेंगे, d का वैल्यू आपको नहीं रखना है। इसे आपको d के टर्म्स में ही फाइंड करना है, टर्म्स ऑफ d के पदों में ही सॉल्व करना है इसे। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 0.28D या 0.39D, वो डिपेंड करेगा कि आपने ग्रेड लिया। अगर आपने M15 का ग्रेड लिया हुआ है तो 0.39D आ जाएगा, अगर M20 लिया है तो 0.28D आ जाएगा। IS कोड में भी दिया गया है, बट हम बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। कैलकुलेशन नाम में IS कोड खोलने की जरूरत है, बस ये सब फॉर्मूला तो याद है ही, हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे इसे। उसके बाद हम निकालेंगे लीवर आर्म। लीवर आर्म को Z से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला D - x/3। D को D लिखेंगे, x का वैल्यू जो D के टर्म्स में आपने निकाला हुआ है वो रख देंगे यहाँ पर। तो ये भी आप जो है टर्म्स ऑफ D के पदों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अगर आपने M15 यूज किया है तो 0.87D आ जाएगा, अगर आपने M20 यूज किया है तो 0.91D आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो वो आप सॉल्व कर लेंगे। ग्रेड तो कभी भी बढ़ाया जा सकता है, इसलिए आप इसको वैल्यू को याद नहीं रखेंगे बल्कि सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर 8 की तरफ। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। MR = इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? BX σCB/2 × D - x/3। D - x/3 लिखो या सीधा लीवर आर्म Z लिख सकते हैं आप। ठीक है, Z का वैल्यू तो मालूम है ही हमें। या तो अगर आप D - x/3 पूरा सॉल्व करते हैं तो लीवर आर्म सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो लीवर आर्म न निकालो तो भी चल जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि B और D, इसको B और D का वैल्यू नहीं रखना है। ये हमेशा आपका आएगा BD² के टर्म्स में आ जाएगा, टर्म्स ऑफ BD²। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए M15 ग्रेड आपने कंक्रीट यूज किया है, ठीक है, तो आ जाएगा 0.85 BD², और अगर M20 यूज किया हुआ है तो आ जाएगा आपका ये 0.64 BD²। ठीक है, अगर आप M15 यूज करते हैं और Fe 250 यूज करते हैं, 250 ग्रेड का कंक्रीट स्टील यूज करते हैं तो 0.85 BD² आएगा। और अगर आप M20 और या Fe 415 यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.64 BD²। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यानी ये आपका कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, MR = Q × BD²। ऐसे सॉल्व करने पे आ जाएगा। Q क्या है? कोफिशिएंट है, यानी BD² के टर्म्स में आ जाएगा। Q कोई एक डिजिट अंक होगा, यहाँ पर 0.64 हो सकता है, 0.85 हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कंक्रीट और स्टील का आपने ग्रेड क्या लिया हुआ है। ठीक है,
तो अब स्टेप नंबर 9 होगा चेक इन डेप्थ। केवल डेप्थ को चेक करने के लिए मैंने ये क्रिटिकल, लीवर आर्म और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया हुआ है। तो यहाँ से इसी से हम फॉर्मूला बना लेंगे, D इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट MR अपान में Q इंटू बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब MR का वैल्यू क्या रखेंगे आप, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपने सॉल्व किया हुआ है ये कैपिटल M है आपका, स्मॉल m नहीं समझेंगे, मॉड्यूलर रेशियो नहीं है आपका ये, या इसे MR कह सकते हैं आप, ठीक है। चाहे MR लिखिए या M या बेंडिंग मोमेंट लिखिए, दोनों का मतलब सेम होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये स्मॉल m समझ लो, इसलिए मैं इसको लिख दूँ BM, बेंडिंग मोमेंट लिख दिया, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, तो वही वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे। मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ कि बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ वैल्यू आप रखेंगे तो यहाँ से आपको D का वैल्यू कुछ न कुछ मालूम हो जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो डेप्थ आया हुआ है और जो मैंने पहले से एज्यूम किया हुआ है स्मॉल d, क्या ये वाला d इससे कम या बराबर आता है कि नहीं। हमेशा ये वैल्यू उस d के इक्वल या कम आनी चाहिए। अगर ज़्यादा आता है तो आपका डिज़ाइन फेल है, फिर आपको रीडिज़ाइन करना होगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर दिस डेप्थ should be less or equal to assumed depth, ठीक है। तो हम कह सकते हैं hence design ओके। ओके फ्रेंड, समझ में आया आपको। तो इस प्रकार हमने डेप्थ को चेक कर लिया। यह डेप्थ हमेशा ध्यान देंगे आप, हमेशा बराबर या कम आनी चाहिए जो पहले से स्मॉल d आया हुआ है उसके। अब ये हो गया 9th स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं अगले स्टेप की तरफ चलूँगा। इसके बाद हम निकालेंगे रेनफोर्समेंट, स्टेप नंबर 10। रेनफोर्समेंट निकालने के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो दूसरा फॉर्मूला है सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई 3। इसी फॉर्मूले से हम ए एस टी निकालेंगे तो ए एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, MR अपान सिग्मा एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई 3। यहाँ से हम ए एस टी निकाल लेंगे और ए एस टी निकालने के बाद अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ बार, कितना बार आप यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ बार हम कैसे निकालेंगे, टोटल ए एस टी जो आपका आया हुआ है उसमें एक स्टील एरिया से डिवाइड कर देंगे, यानी π/4 इंटू डाया का स्क्वायर। इससे नंबर ऑफ बार आपको मालूम हो जाएगा। फाई कितना लेकर के चलेंगे, फाई इक्वल टू 12 mm से कम कभी नहीं लेके चलेंगे आप, ठीक है। 12 mm, 14 mm, 16 mm, इससे ज़्यादा ही आप लेकर के चलेंगे, 50 mm तक आप ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ बार। नंबर ऑफ बार निकालने के बाद अब हम निकालेंगे कि क्या ये जो रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं क्या ये इसका क्वांटिटी या अमाउंट ठीक है या नहीं, कम तो नहीं है। इसके लिए हम निकालते हैं स्टेप नंबर 11 पे मिनिमम रेनफोर्समेंट। मिनिमम रेनफोर्समेंट निकालेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एस टी नॉट इज इक्वल टू 0.85 BD अपान में FY। 0.85 BD अपान में FY क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है।
अगर मान लीजिए FE 250 का यूज किया गया है तो FY की वैल्यू 250 हो जाएगा। अगर FE 415 यूज किया गया है तो FY की वैल्यू 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब 11वां नंबर आपका कंप्लीट हुआ। तो ये AST नॉट जो है हमेशा AST से कम होना चाहिए। AST नॉट इज लेस देन AST, हेंस डिजाइन ओके। अगर ये कम आता है तो आपको AST की क्वांटिटी बढ़ाना होगा। अब इसके बाद हम करेंगे शियर चेक और बॉन्ड चेक। शियर चेक बॉन्ड चेक के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख लेंगे। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं आपको, शियर चेक और बॉन्ड चेक करना बहुत ज़रूरी है बीम के लिए, लेकिन यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वैसे शियर चेक बॉन्ड चेक मैंने अलग से वीडियो बता दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लेंगे उस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे शियर चेक में मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे आप क्या क्या निकालेंगे, टाउ वी निकालेंगे, टाउ सी निकालेंगे, टाउ सी मैक्स निकालेंगे, फिर तीनों में कंपेयर करेंगे। ठीक है, उस हिसाब से हम वहाँ पर स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे। बॉन्ड चेक के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, LD इज लेस देन एंड इक्वल 1.3 M1 अपान V प्लस L नॉट। अगर ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड होता है तो आप कहेंगे कि जो स्टील बार यूज किया गया है कंक्रीट में या बीम में वो बिल्कुल सेफ है। तो ठीक है, तो शियर चेक और बॉन्ड चेक का जो स्टेप है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप वहाँ पर जाके देख लेंगे। 12वां नंबर क्या है, शियर चेक या डिजाइन ऑफ रिइंफोर्समेंट के नाम पे मैंने वहाँ पे वीडियो अपलोड किया हुआ, आप उसे देख लेंगे। शियर चेक हो जाएगा। नंबर 13 बॉन्ड चेक, इसे आप अपने से कर लेंगे। ठीक है, ये 2 स्टेप्स। चलिए बॉन्ड चेक मैं आपको बता देता हूँ। बॉन्ड चेक बहुत छोटा सा है, 13 नंबर पहले बता देता हूँ। बॉन्ड चेक LD इज लेस देन एंड इक्वल 1.3 M1 अपान V प्लस L नॉट। अगर ये वैल्यू LD का वैल्यू हमेशा इससे कम होता है तो आप कहेंगे कि बॉन्ड आपका बिल्कुल यानी स्टील बॉन्डिंग में ठीक है। इसके लिए आप कौन सा वैल्यू कैसे निकालेंगे, LD क्या है, LD बोलते हैं लेंथ ऑफ डेवलपमेंट, लेंथ ऑफ डेवलपमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 5 सिग्मा ST अपान 4 टाउ BD। 5 डाया ऑफ मेन बार, सिग्मा ST जानते हैं, टाउ BD क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस, जिसका वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, IS कोड से लेंगे। M1 कैसे निकालेंगे, M1 के लिए फॉर्मूला है सिग्मा ST इंटू AST इंटू D माइनस एक्स बाई 3। इस फॉर्मूले से आप M1 निकाल लेंगे। V क्या है, शियर फोर्स। शियर फोर्स का यहाँ यूडियल के लिए फॉर्मूला क्या है आपका, WL/2। ठीक है, ये यूडियल के लिए फॉर्मूला है। अब यहाँ पर भी ध्यान देना, अगर आपका W1 W2 अलग अलग यूनिट में है तो कैसे करेंगे, जैसे बेंडिंग मूवमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि पहले M1 निकालेंगे, W1L/4, फिर M2 निकालेंगे, WL²/8, फिर दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों में यूडियल है तो WL²/8 से डायरेक्ट निकाल देंगे, ऐसे यहाँ भी करेंगे। सेम यूनिट है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर सेम यूनिट नहीं है आप V1 निकालेंगे, कैसे, WN1/2। ये न्यूटन में अगर दिया है W1 तब उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर V2 निकालेंगे आप WL/2 से, W2 हो गया। ये न्यूटन पर मीटर में दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। उसके बाद V निकालेंगे, V1 प्लस V2। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे हमेशा। ठीक है, तो यूनिट पे आप विशेष ध्यान देंगे। वैसे ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, दोनों हमेशा न्यूटन पर मीटर में ही दिया जाता है। अगर दोनों का यूनिट अलग अलग होगा तो मोमेंट दोनों का अलग अलग निकाल के प्लस करना होगा, और शियर फोर्स भी आपको अलग अलग निकाल के दोनों को प्लस करना होगा। L नॉट कैसे निकालेंगे, 12 या स्मॉल d, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही आप इसमें ले लेंगे। ठीक है, तो बाकी अब बचा आपका शियर चेक। शियर चेक आप उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से डिटेल में पूरा वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, आप उसे देख लेंगे। ठीक है,
तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अच्छा से समझ में आता है आपको तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों के पास शेयर करेंगे। जिस प्रकार से ये आपको आने लगे वैसे सबको आना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, आपको वहाँ पर बताऊँगा WSM मेथड से कैंटिलीवर बीम का डिज़ाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम का डिज़ाइन के लिए आप अगला जो वीडियो होगा आप उसे देख लेंगे।